हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और यूपीएससी प्रीलिम्स के एक दो दिन पहले से हमने डेली करंट अफेयर्स को नहीं किया हुआ है। तो आज हम लोग सारे एक दो दिन पुराने डेली करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। आज का भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। और आज से हम लोग प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को वापस कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हम लोग पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे। अब प्री एंड मेंस बोथ ओरिएंटेड करंट अफेयर्स we are going to cover, that is directly going to be asked in next APSC prelims also और आगे आने वाले UPSC मेंस और APSC मेंस में भी। तो डेली आप करंट अफेयर्स फॉलो करते जाइए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू कवर 6 टॉपिक्स। फर्स्ट इज जेरोसाइट। जेरोसाइट क्या है? जेरोसाइट इज अ लाइक अ नेचुरल क्लॉक जो कि प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आगे आने वाले APSC प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक सब्जेक्ट है। सेकेंड इज 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग और नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, उसका गवर्निंग काउंसिल क्या है, उसका मीटिंग कैसे होते रहता है। तो ऑलमोस्ट साल में एक मीटिंग होता है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिहाजे से ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ के लिए। थर्ड इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो इसके बारे में, गिहाज के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ इज अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम क्या है? एपीएससी में भी आने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि असम में भी एक स्टेशन को अभी कन्वर्ट किया गया है रिसेंटली। डेवलपमेंट विदाउट द सेवेजिंग ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी। अर्बन बायोडाइवर्सिटी को बिना सेवेज किए हुए, खराब किए हुए हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक होता है अर्बनाइजेशन इंडियन सोसाइटी के अंदर, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक होता है लोकल गवर्नेंस, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 6, डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में जब आप जीएस पेपर 3 लिख रहे हो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी में आप इसको एज एग्जाम्पल लिख सकते हो। So let's begin with topic number 1, Jarosite, natural clock on Mars. A recent study by a team of researchers from India has explored Jarosite sample from Kutch, Gujarat, a region with terrain conditions similar to Mars. तो अभी एक रिसर्चर्स की टीम ने, इंडिया के रिसर्चर्स की टीम ने एक्सप्लोर किया है जेरोसाइट के सैंपल को। कहाँ से? गुजरात में, कच्छ से, जिसका कंडीशन जो है मार्स के साथ सिमिलर मिलता है। तो जेरोसाइट क्या है? जेरोसाइट एक, आप बोल सकते हो, मिनरल जैसा है जो कि मार्स पे एबंडेंस में मिलता है और वो सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है। तो अब जेरोसाइट के अंदर क्या क्या होता है? येलो और ब्राउन कलर का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ब्राउन कलर का होता है, इसमें आयरन काफ़ी होता है, पोटेशियम भी होता है, सल्फेट भी होता है। और जनरली ये एरिड मतलब ड्राई रीजन्स में और सलाइन मतलब नमकीन इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। अब इसके स्टडी से क्या फ़ायदा होगा? एक नेचुरल क्लॉक की तरह एक्ट करेगा। नेचुरल क्लॉक की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इससे क्या निकलते हैं? रेडिएशंस निकलते हैं, ल्यूमिनेशंस निकलता है, रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या निकलता है? लाइट जैसा चीज़ यहाँ से निकलता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जूलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, मार्स के टाइम पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ उसको एनालाइज करने में हमें क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। वहाँ पे फ्लड कब आया, वहाँ स्टॉर्म्स कब आए, वहाँ वोल्केनिक ऐश जो है वो कब से पड़ी हुई है, इसके ल्यूमिनेसेंस से, रेडियो एक्टिविटी से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये है आज का ये टॉपिक। जेरोसाइट का नाम आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकेंड टॉपिक, 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का 10th गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का नाम पूरा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग है। ये कब बनता है? ये 1 जनवरी 2015 को बना। इसने किसको रिप्लेस किया? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन के अलावा एक और बॉडी हुई करती थी जिसको नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल बोलते थे। तो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल बोल के अब कोई मीटिंग नहीं हो रहा है जब से नीति आयोग बना है, क्योंकि नीति आयोग के अंदर क्या बना है? गवर्निंग काउंसिल बना है। और गवर्निंग काउंसिल का जो स्ट्रक्चरिंग है वो ठीक वैसा ही है जैसा नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल का हुआ करता था। ठीक है, जिसको आप टीम इंडिया भी बोल सकते हो। अब गवर्निंग काउंसिल में होता कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के अलावा यहाँ पे और कौन कौन होता है? सारे स्टेट्स के, ऑल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं। और जहाँ जहाँ यूटीज में चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। जहाँ जहाँ यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं है बट उनकी जगह कोई और है, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो सकते हैं वो होता है।
यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, सारे नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वाले होते हैं, और साथ साथ ऑफिशियल्स में वाइस चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के एंड सीनियर ऑफिशियल्स होंगे। तो ये हो गया एक तरह से आपके ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हो, इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो, एक्सपर्ट्स बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो पूरा पूरा काउंसिल में आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सारों की टीम यहाँ पे बैठी रहती है। तो ये करती क्या है, द काउंसिल मीट्स एनुअली, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए, एनुअली मिलती है टू डिस्कस की पॉलिसी इश्यूज, की पॉलिसी इश्यूज के बारे में बात करती है, सेंटर स्टेट प्रायोरिटीज के बारे में बात करती है, एंड फोस्टर ए कोलैबोरेटिव अप्रोच टू इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को ये फॉलो करता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभी हाईलाइट क्या था इस बार के मीटिंग में, उन्होंने विकसित भारत 2047 पे फोकस किया। 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बन जाना है, एक विकसित भारत बन जाना है। He encouraged each state to align its developmental agenda accordingly. इन्होंने ये बोला है कि हर स्टेट अपना डेवलपमेंटल एजेंडा को अकॉर्डिंगली अलाइन करे, ensuring that every state, city, municipal body and village transform into विकसित यूनिट, कि जो भी विलेज है, स्टेट है, सिटी है, म्यूनिसिपल बॉडी है, एक विकसित यूनिट में क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। टीम इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने बोला सेंटर स्टेट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सेंटर स्टेट को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, ये टीम इंडिया को वर्क टुगेदर करना होगा। अगर एक साथ हम लोग काम करते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। वहां पे ऑपरेशन सिंदूर की भी बातें हुई, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर भी बातें हुई, सिविल डिफेंस मैकेनिज्म, सिविल डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जो इंडिया के अंदर सिविल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बातें बोली गई, डिजास्टर रेजिलियंस से निपटने के लिए कैपेसिटीज को और ज्यादा बढ़ाने की बात की गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे की डिस्कशन हुआ, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। हर स्टेट में इंडिया का जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में एक डेस्टिनेशन को ऐसा डेवलप किया जाएगा जहाँ पे ग्लोबल टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए। ईच स्टेट शुड डेवलप एटलीस्ट वन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब, हर स्टेट के पास एटलीस्ट वन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब होना चाहिए, जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स होने चाहिए, जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनको पहुँचने के लिए जो कम्यूटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ अच्छा होना चाहिए, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। दिस वुड कैटलाइज बोथ डायरेक्ट टूरिज्म रेवेन्यू एंड द डेवलपमेंट ऑफ नियर बाई सिटीज। तो वहाँ पे टूरिज्म से रेवेन्यू तो आएगा ही, बाकी डेवलपमेंट हो गया है तो अलग आसपास की सिटीज भी डेवलप होंगी। अर्बन एंड वर्क फोर्स रिफॉर्म, इन रिस्पॉन्स टू रैपिड अर्बनाइजेशन द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस दैट द नीड फॉर फ्यूचर रेडी सिटीज, ऐसी सिटीज की बात की जो फ्यूचर रेडी हों, सस्टेनेबल हो, इनोवेटिव हो, रेजिलियंस हो। यहाँ वुमेन को भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स में इंटीग्रेट करने की बात करी गई। अब हम आ जाते हैं फाओ पे। फाओ यूएन का एक स्पेशलाइज बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। तो फाओ का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं गिहाज। गिहाज मतलब ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, है ना। तो एग्रीकल्चर हेरिटेज, एग्रीकल्चरल हेरिटेज किसको बोलोगे, ट्रेडिशनली अगर कुछ एग्रीकल्चर हो रहा है बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत अनोखे तरीके से, ऐसे तरीके से, बहुत सस्टेनेबल तरीके से, बहुत रेजिलियंट तरीके से, जो जनरली वर्ल्ड में कहीं और नहीं हो रहा है, ऐसे चीज़ों को हम लोग, और बहुत सैकड़ों सालों से होता आ रहा है या फिर हजारों सालों से होता आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। उसको हेरिटेज करके रखना है, संभाल के रखना है, वो एक धरोहर की तरह है, धरोहर को संभाल के रखना होता है। और यहाँ पे ये धरोहर कौन संभाल रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं वर्ल्ड की, जिनको उसने ये टैग दिया हुआ है गिहाज का। क्या इंडिया में ऐसी एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है? बिल्कुल है, इंडिया ऑल्सो है सच इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड 6 ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। तो अभी इंडिया से इस बार उन्होंने एक भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, अलग अलग कंट्रीज से, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको और स्पेन से उन लोगों ने इस बार क्या किया है, डेजिग्नेट किया। आप देखो ये गिहाज में राइस टेरेस इन सदर्न माउंटेन्स एंड हिल एरिया इन चाइना में राइस की कैसे फार्मिंग हो रही है, पूरा पूरा पहाड़ों पे राइस फार्मिंग हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये हमेशा से वहाँ होते आई है, इनफैक्ट सैकड़ों सालों से होते आई है। तो ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना है। Gihas are living and evolving agricultural system where communities maintain strong ties of their land through agro biodiversity। एग्रीकल्चरल का बायोडाइवर्सिटी होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज को वहाँ मेंटेन रखा जाएगा, कल्चरल हेरिटेज को एक्सचेंज किया जाएगा,
ये प्रोग्राम क्या करता है, आइडेंटिफाई करना ऐसे सिस्टम्स को, उनको सपोर्ट करना और साथ साथ सेफ गार्ड करना, जेनेटिक डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करना, वहाँ की रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करना, कल्चरल लैंडस्केप को प्रमोट करना। कॉन्सेप्ट को कब लॉन्च किया गया था, 2002 में लॉन्च किया गया था जोहान्सबर्ग में। नोडल एजेंसी कौन है इसका, फाओ। फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में क्या ऐसी चीजें हैं गिहाज वाली, बिल्कुल हैं, 3 जगह पे हैं। सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कश्मीर में क्या है, सैफ्रॉन हेरिटेज। सेकंड है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। कोरापुट कहाँ पे आता है, कोरापुट आता है उड़ीसा में। ट्रेडिशनली यहाँ पे एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, यहाँ राइस कल्टीवेशन किया जाता है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम में। और तीसरा है कुट्टानाड। कुट्टानाड में बिलो सी लेवल से भी नीचे, बैक वाटर्स में, है ना, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। ये एक बिल्कुल स्पेशल है, सी लेवल से भी नीचे फार्मिंग करना बहुत स्पेशल है। वहाँ पे साइक्लोन्स और बाकी रिस्क भी बहुत रहते हैं कि आके आपके फसलों को बर्बाद कर दे, बट इतना रेजिडेंट तरीके से खेती होता है कि उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और कुट्टानाड में भी थोड़ा आपका एग्रीकल्चर वैसे ही हो रहा होता है। कोरापुट की बात करें, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे इंडिजिनस 1200 से ज़्यादा इंडिजिनस राइस वेराइटीज़ हैं, जिसमें मिलेट भी है, पल्सेस भी हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मेथड यूज़ होता है, कम्युनिटी सीड बैंक बने हुए हैं। कुट्टानाड में हम लोग बिलो सी लेवल फार्मिंग करते हैं और इसमें राइस के साथ साथ फिश भी, यहाँ पे फिश भी रोटेशन में साथ साथ कल्टीवेट किया जाता है। सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर में पैम्पोर प्लेटो में सैफरन कल्टीवेट होता है, काफ़ी हाईलैंड पे होता है। करेवा सॉइल, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ये सॉइल बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में कि करेवा सॉइल्स कहाँ हैं, करेवा सॉइल्स में किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है। द क्रॉप्स आर नोन फॉर इट्स हाई प्रोसीन कंटेंट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरोमा, कलर स्ट्रेंथ, ये सब तो सैफरन के बारे में आप जानते हो। करेवा सॉइल इज इंपॉर्टेंट। बाकी अभी जो चीज़ें डेजिग्नेट हुई हैं उनका नाम जान लो, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत काम का आएगा, नेक्स्ट प्रीलिम्स जो भी आप देने वाले हो। न्यू रिकॉग्नाइज्ड गिहाज सिस्टम क्या है, डेकिंग पर्ल मुसेल फिशरी। डेकिंग पर्ल मुसेल फिशरी, तो ये फिशरी है, ठीक है। उसके अलावा चाइना में है। फडिंग वाइट टी कल्चर, ये भी चाइना में है। गॉलोन पर्ल ऑर्किड्स, पर्ल के ऑर्किड्स हैं, ये भी चाइना में है। अलोंग द येलो रिवर, अरवा मेट एग्रो फॉरेस्ट्री, ये ब्राज़ील में है। यहाँ पे एग्रो और फॉरेस्ट्री हो रहा है, एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। मेटपेंट्रे टेरेस, 3000 ईयर ओल्ड नहुआ टेरेस फार्मिंग हो रहा है, छत पे फार्मिंग हो रहा है। लेंजरोटे सैंड फार्मिंग, सैंड वोल्कानिक सैंड में फार्मिंग करना सोचो, स्पेन में हो रहा है। तो ये इन सबको क्या दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अभी सैंड फार्मिंग तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, टेरेस फार्मिंग भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो एक एक 3 कंट्री से है और तीन सीधे सीधे कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे चाइना से आ रहा है। तो ये 6 को आपको बस नाम ध्यान में रखने होंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम, अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम क्या है, इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, देखो इंडियन रेलवे डायरेक्टली आप जब जीएस पेपर 3 पढ़ते हो, जीएस पेपर 3 में मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना होगा। रेलवे क्या कर रही है, अपने बहुत सारे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने में लगी हुई है, और मॉडर्नाइज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है अमृत भारत रेलवे स्टेशन। अमृत भारत, भारत अमृत होने वाला है और रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन होने वाला है। तो क्या सारे रेलवे स्टेशन को हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, वैसे तो करना है, बट अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंदर सारे रेलवे स्टेशन को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। कुल मिला जुला के 1000+ तब भी हमारे पास रेलवे स्टेशन होंगे जिसको हम इस स्कीम के तहत क्या करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने 103 नंबर रेलवे स्टेशन को सीधे सीधे इनॉग्रेट किया है, जहां अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत आते हैं। हैबरगांव स्टेशन, हैबरगांव स्टेशन का नाम आपने सुना होगा। हैबरगांव स्टेशन जो पहले ऐसा दिखता था, देखो, है ना, अभी हैबरगांव स्टेशन ऐसा दिखता है। तो रेलवे स्टेशन को देखो कैसे मॉडर्नाइज किया गया है, तो मॉडर्नाइजेशन ही की थीम है। इसके अलावा और क्या क्या किया जाएगा, वहाँ यूथ्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा इन सब रेलवे स्टेशन पे। अमृत भारत स्टेशन में मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि स्टेशन को कैसे डेवलप किया जाए। वहाँ पे ट्रेन्स को और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी और सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा। वहाँ पे फैसिलिटीज़, वाईफाई, वेटिंग एरियाज, है ना, अच्छे टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएंगी। लोकल प्रोडक्ट का एक दुकान होगा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, है ना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आप बहुत सारे स्टेशनों में जाते होगे तो आपको दिखता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक खास प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट वहाँ पे आपको दिखेगा। भले ही हो सकता है वो गमूसा हो, या फिर हो सकता है कोई मिलेट से बनी हुई खाने वाली चीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो। एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा। एग्जीक्यूटिव लाउंज जहाँ पे
जो टूरिस्ट पैसेंजर हैं या फॉरेनर पैसेंजर हैं या पैसे वाले पैसेंजर हैं, वो भी जाके आराम कर सकते हैं पेएबल तरीके से। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है ना, इसके साथ बसेज और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से इस स्टेशन से इंटीग्रेट किया जाएगा। सस्टेनेबल इको फ्रेंडली रूप में बनाया जाएगा। वहाँ पे जो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी क्रिएट किया जाएगा। रूफ पे भी प्लाजाज बनाए जाएंगे। तो टोटल 1300 स्टेशन को मॉडर्नाइज करना है और अपग्रेड करना है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अल्टीमेट गोल है ट्रांसफॉर्म दीज स्टेशन इनटू वाइब्रेंट सिटी सेंटर। इस स्टेशन को वाइब्रेंट सिटी सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्टली। टॉपिक नंबर 5, डेवलपमेंट विदाउट द सेवेजिंग ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी। बिना अर्बन बायोडाइवर्सिटी को परेशान किए हुए, प्रॉब्लम किए हुए, हमें क्या करना है अब, सीधे सीधे अपना बायोडाइवर्सिटी को बिना प्रिजर्व किए हुए, मतलब प्रिजर्व करने के साथ साथ हमें अर्बन का डेवलपमेंट कैसे करना है। तो ये इस बार का थीम भी है 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी थीम, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेचर के साथ कैसे हार्मनी बनाएं और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कैसे करें। देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जब 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था तो अर्थ समिट ने 3 बॉडीज बनाई है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन साथ साथ में और फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 बॉडीज बनाई। एक बॉडी किसके ऊपर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ऊपर है। बाई एनियली 2 सालों में इसका कॉन्फ्रेंस होता है और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बातें चलती है। और बहुत सारे स्टेट्स या कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को इवन सिटीज में भी प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। और जैसे ही हम अर्बनाइजेशन सुनते हैं ऐसा लगता है कि पेड़ काट दिए जाएंगे, सब पेड़ बर्बाद हो जाएगा, फॉरेस्ट बर्बाद हो जाएगा, वहाँ कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आए। ये बात हम लोगों को दिमाग में बिठा लेना होगा, या जो भी अर्बनाइजेशन को प्लान करने वाले लोग हैं उनको दिमाग में बिठा लेना होगा। अर्बनाइजेशन इज नॉट कंक्रीटाइजेशन, है ना। अगर अर्बनाइजेशन से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सीधे सीधे अगर आप ये इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में लिख देते हो तो मजा ही आ जाएगा मेंस के टाइम पे। अर्बनाइजेशन इज नॉट कंक्रीटाइजेशन। तो कंक्रीटाइजेशन नहीं करना है, बट वहां पे पेड़ लगाने हैं अर्बनाइजेशन में। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। UNCBD एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। बाद में इंडिया भी इसका कन्वेंशन का पार्ट बना और इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इनेक्ट किया। नीड फॉर अर्बन बायोडाइवर्सिटी। अर्बन एरियाज आर एक्सपेंडिंग रैपिडली with nearly 70% of the global population expected to live in cities। 70% ग्लोबल पॉपुलेशन कहाँ रहेगा, सिटीज में रहेगा। बट सिटीज में बहुत पोटेंशियल है बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। ट्रीज वहां पे फिर भी लगा सकते हैं, ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। ट्रीज और ग्रीन बेल्ट क्या करेंगे, आप जाओगे है ना छुट्टियों के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे वहां बैठोगे, ठीक, आपका साइकोलॉजिकल इन्हेंसिंग होगा, मूड इन्हेंस होगा। टेम्परेचर, ये ट्रीज क्या करेंगे, टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, नॉइज को कम करेंगे, कार्बन को सिक्वेस्ट करेंगे, फ्लड को मिटिगेट करेंगे, है ना। ये सारा अगर आपको लिखना है कि सिटीज में ट्रीज क्या क्या काम करेंगे तो ये लिखो, है ना, सीधे सीधे अर्बन फॉरेस्ट्री ऐसे करके लिखो, अर्बन फॉरेस्ट्री बेनिफिट्स। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री बेनिफिट्स, और ऐसे करके आप एक सर्कल बनाओ और ऐसे ऐसे करके ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आप वहाँ पे मीन्स में आंसर में लिख डालो। एयर प्यूरिफिकेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, नॉइज रिडक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स ऐसे ही लिखने होते हैं। ये कीवर्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कीवर्ड्स हैं, इनको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फ्रैंकफर्ट सिटी की बात करें, वहाँ ग्रीन बेल्ट है, वहाँ लोकल टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी इंप्रूव हुआ है। दीज स्पेस ऑल्सो प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल वैल्यू भी है उनका। कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जैसे कि हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन का CBD के अंदर फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, उसमें ही एक फ्रेमवर्क है कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। वो रोबस्ट ब्लूप्रिंट देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से निपटने के लिए। GBF's 23rd target including urban specific goal like enhancing green and blue space align with SDG 11 emphasis। SDG 11 emphasis से अलाइन होता है। सिटीज को और ज्यादा इंक्लूसिव करना है, सेफ करना है, रेजिलिएंट करना है एंड सस्टेनेबल करना है। टूल्स लाइक सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, जिसको डेवलप किया है ICLEI एशिया ने, हेल्प सिटी मॉनिटर बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान। ये सब मेंस में लिखने के काफी काम आएगा। UN हैबिटेट का भी एक रूल है 330-300।
इसका मतलब क्या है, एवरी होम शुड सी 3 ट्रीज, हर घर के अराउंड 3 ट्री तो होना चाहिए, हर घर से 3 ट्रीज दिखना चाहिए। उस हर घर के अराउंड 30% कैनोपी कवर तो होना चाहिए नेबरहुड में, और 300 मीटर्स के आसपास में एक पार्क तो होना चाहिए। क्या बढ़िया रूल है, क्या अच्छा पॉइंट है मेंस में लिखने के लिए। दीज सिंपल बट पावरफुल मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म हाउ सिटीज इंटीग्रेट नेचर इनटू एवरीडे लाइफ। ये सब ही लिख के जाओगे सीधे सीधे मेंस में, आपके काफी काम आएगा। इंडिया कंटेक्स्ट में बात करें तो चेन्नई हैदराबाद में काफी ग्रीन कवर लॉस हुआ है, काफी हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं, ग्रीन कवर को काफी इरोड किया गया है। कोयम्बटूर मार्केट ग्रीनिंग प्रोजेक्ट चेन्नई में इनेबल करता है रीजनरेशन ऑफ 141 नेटिव प्लांट स्पीसीज, वहां पे बटरफ्लाई और बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली पल्लीकार्नी मार्च को रिस्टोर करने का एफर्ट चल रहा है, जो कि अब रामसर साइट भी है। अब रामसर साइट बन जाने से वहां पे उसका रिस्टोरेशन एफर्ट बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन लाइक केयर अर्थ ट्रस्ट आर लीडिंग एफर्ट्स टू प्लांट ए मिलियन नेटिव ट्रीज इन चेन्नई। मिलियन नेटिव ट्री को चेन्नई में प्लांट करना है। एंड पब्लिक लैंड सच एज Madras Race Club is being repurposed for ecological function like groundwater recharge. However, such initiative need scaling and strong policy backing. इनको स्केलिंग चाहिए और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बैकिंग चाहिए। अभी नीड फॉर द आवर क्या है, गवर्नेंस में इन्वायरमेंट का रेगुलेशन अच्छे से हो, इलीगल इंक्रोचमेंट को पेनलाइज किया जाए, बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सेंश्योर, सेंश्योर मतलब डांटना, डांटना फटकारना को क्या बोलते हैं, सेंश्योर। हैदराबाद में जब ट्री मास फिलिंग, बहुत सारे ट्रीज को गिराया जा रहा था कंचा गाची बावली में, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। तो जुडिशियल इंटरवेंशन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, बट ये गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट को खुद ही करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज अप्रोच रखना पड़ेगा, जहां वेलफेयर एसोसिएशंस, एनजीओज, कॉर्पोरेट्स, हाउस होल्ड जो है वाइटल है। अगर हम गुवाहाटी की बात करें, यहाँ पे भी दिगली पुखरी एरिया में जो बड़ा ट्री गिराने की बात चल रही थी, वहां लोगों ने काफी प्रोटेस्ट दिखाया और जो भी ओवर ब्रिज बन रहा था उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया ऑनरेबल सीएम के कहने पे। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मेंस में लिखेंगे तो हम जन भागीदारी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जन भागीदारी। जन भागीदारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Strategy like mandating tree plantation for new construction, promoting roof garden, reviving kitchen garden can democratize biodiversity effort. Such initiative not only enhance the urban ecosystem but also promote health, food security and community engagement. तो ये सारे रूल्स है, रूल्स को इम्प्रूव करना है। फोकस एरिया जो रहेगा हमारा बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिस्टम, फॉरेस्ट, लैंड, रिवर, ओशियन हेल्थ, केमिकल वेस्ट, इन सब सारी चीज़ों को ठीक करना है। ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी बनाया गया है। ये कब लॉन्च हुआ था, ये 2022 में लॉन्च हुआ अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। तो पुराना है इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी एक फंड है। फंड में क्या होता है, जो सीधे सीधे काम करता है, जो भी यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके, कि बाकी यूनाइटेड नेशन का जो भी एक्टिविटीज़ है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, उन पे पैसे कहाँ काम हो सके। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, ये बहुत ध्यान रखना होगा। कंक्लूजन के लिए बहुत बढ़िया स्टेटमेंट हो सकता है। As cities continue to expand, integrating green and blue spaces must become central to development plans. ठीक है, तो ये रहा हमारा कंक्लूजन। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। कई बार आपको फोन आता है, आपको पता नहीं चलता। आजकल तो स्पैम लिख के आता है, बट स्पैम में भी किस तरह का स्पैम है या मैसेज में किस लेवल का है, उस पर आप कलरिंग करके आ जाएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एज द पार्ट ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ना, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ऐसे रिस्क क्लासीफाई करके आ जाएगा। सोचो, तो फाइनेंशियल रिस्क आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलने लगेगा। स्टेक होल्डर फ्लैग सस्पिशियस नंबर, कोई भी स्टेक होल्डर सस्पिशियस नंबर को जैसे ही फ्लैग करोगे तो DIU उस पर परफॉर्मेंस एनालिसिस करने लग जाएगी, है ना, डिपार्टमेंट जो भी है इंटेलिजेंस का। तो जैसे ही उस पर परफॉर्मेंस एनालिसिस होने लग जाएगा, मीडियम रिस्क है कि हाई रिस्क है कि वेरी हाई रिस्क है, ये सारा कैटेगराइजेशन होने लग जाएगा। वहाँ अलर्ट शेयर हो जाएगा, अलर्ट कि हाँ इसको इस हिसाब से कैटेगराइज किया जाए और उस ऐप पे क्या हो जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा। तो ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड को क्या किया जा सकता है, खासकर UPI सर्विस प्रोवाइडर और पैसे रुपए के ट्रांजैक्शन के टर्म में उसको कम किया जा सकता है। डेटा कहाँ से लिया जाएगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पार्ट है चक्षु प्लेटफॉर्म, चक्षु प्लेटफॉर्म भी वहाँ काम करेगा।
बाकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी वहाँ काम करेंगे। तो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट जो है मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट वो शेयर करेगा साइबर क्राइम के बेसिस पे, फील्ड वेरिफिकेशन के बेसिस पे और एक्सेस यूज के बेसिस पे। द टूल परफॉर्म्स मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस एंड असाइन अ फ्रॉड रिस्क लेवल। Risk status is shared in real time via DIP, enabling early action before fraud. अगस्त तो फ्रॉड को कम करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। डीआईपी मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही एक ब्रांच है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम करता है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में और कौन कौन से लोग रहते हैं? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूअर, सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। फंक्शन क्या है? टेलीकॉम रिसोर्स को मिसयूज होने से बचाना, है ना, कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना, संचार साथी इंटीग्रेशन। डीआईपी एक्ट्स एज अ बैकएंड सिस्टम फॉर सिटीजन रिक्वेस्ट सबमिटिंग थ्रू द संचार साथी पोर्टल। अब ये पोर्टल है संचार साथी। एक्सेस किसके पास है? डीआईपी इज अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज्ड स्टेक होल्डर वाया सिक्योर कनेक्शन, नॉट एक्सेसिबल टू पब्लिक। तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पब्लिक के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी इसके स्टेक होल्डर्स हैं इनके लिए है। खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो सीधे सीधे आप मीन्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।